हेलो फ्रेंड्स, आज से क्लास 12 की मैथ में आपका स्वागत है। आज से डेली वीडियो प्रारंभ रहेंगे। आज से इसका जो पहला चैप्टर है वो प्रारंभ होने जा रहा है, प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है। सबसे पहले आप संबंध की बात करते हैं, फिर आप फलन की बात करते हैं। इसमें दो टॉपिक्स हैं, संबंध और फलन। तो संबंध की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग समुच्चय को जान लेते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय यानी सेट। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। इसको वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई समूह है, क्या जानवरों का समूह है। जानवर में कई प्रकार के होते हैं। दूध देने वाला जानवर होता है, मांस खाने वाला जानवर होता है। यदि इनको सुपरिभाषित कर दिया जाए कि दूध देने वाले जानवरों के समूह को निकाल लिया जाए, या फिर मांस खाने वाले जानवरों के समूह को निकाल दिया जाए, या हरा चारा खाने वाले समूह को निकाल लिया जाए, तो ये जो समूह से हम निकाल रहे हैं सुपरिभाषित करके, क्या दूध देने वाला जानवर कौन सा होता है, इस तरीके के जो निकाल रहे हैं वो हमारा कहलाता है समुच्चय। जैसे बात करें कि स्कूल में बच्चों का एक समूह है, तो बच्चों के समूह में सभी क्लास के बच्चे सम्मिलित होते हैं। अब उनमें से क्लास वाइज को निकाल लिया जाए, 6 के अलग कर दिया जाए, 7 के अलग कर दिया जाए, 10 के अलग कर दिया जाए, 12 के अलग कर दिया जाए। तो जब अलग करके एक अलग अलग बैठा दिया जाए, तो अब आपसे कहा जाए ये क्या है? ये समुच्चय हो जाता है। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से, या एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी ETC एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है? समुच्चय हैं। इनको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। तो समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक ये टोकरी है, इस टोकरी में कुछ चीजें रखी हैं, जैसे आलू है, गोभी है, मटर है, प्याज है। ये एक टोकरी में चीज रखी है। ये सब है क्या वास्तव में? ये वास्तव में सब्जी है। और इसको हमने मान लिया कि ये ए है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर मंझला कोष्ठक। समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जा सकता है। और जो ये आलू गोभी है, इसको लिख देते हैं आलू गोभी, फिर क्या है? मटर, फिर प्याज, ये, और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब ए क्या है? आपका समुच्चय है। किसका समुच्चय है? सब्जियों का समुच्चय है। सब्जी क्या हुई? अवयव हुई। तो समुच्चय के अवयव क्या हुए? आलू, गोभी, मटर, प्याज, ये अवयव हो गए। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये अलग अलग ये अवयव हैं। किसके? समूह के, ये समुच्चय के। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहा जाता है। समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब दूसरा कोई मान लिया जाए ये बी है, और इसमें लिख दिया जाने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया और डी लिख दिया। ABCD क्या है? अवयव हैं। कैपिटल बी क्या है? समुच्चय है। ABCD क्या है? अवयव हैं। किसके हैं? समुच्चय के हैं। समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय, ठीक है ना। इस तरीके से जो समुच्चय होता है उसको हम समूह को अगर सुपरिभाषित कर दें तो समुच्चय बन जाता है। बहुत से समुच्चय बन सकते हैं, ठीक है ना। इस समुच्चय के बाद में जो संबंध में जरूरी चीजें हैं वो हम आपको केवल ये बताने जा रहे हैं। समुच्चय आप समझ गए होंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों A, B, X, Y आदि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इस समुच्चय को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जो मंझले कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा जाता है वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। अब ऐसे कह दिया जाए A is belongs to B, इसका मतलब है कि अवयव A समुच्चय B में है। D is belongs to B, अवयव D समुच्चय B में है।
आलू इज बिलोंग्स टू बी, आलू बी में है क्या, देखिए डी में है क्या, नहीं है, किसमें, ए में है, क्या होना चाहिए, ए तो सही है, नहीं है तो काट दीजिए, आलू बी में नहीं है। अब मटर बिलोंग्स टू ए, हाँ मटर ए में है तो सही है, तो इसको लिखा जाता है बिलोंग टू। इसका मतलब होता है कि अवयव ए उस समुच्चय में है। तो इस तरीके से ये समुच्चय के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही। अब इसके बाद चलते हैं, समुच्चय के बाद आते हैं, वो होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म के लिए आपको कम से कम 2 समुच्चय होना चाहिए। माना 2 आरिक्त समुच्चय ए बी सी और बी 3 4 5 6 हैं। ये हमारे पास 2 आरिक्त समुच्चय हैं। आरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिनमें कोई न कोई अवयव अवश्य हो, वो कहलाते हैं आरिक्त समुच्चय। तो इसलिए हमने क्रमित युग्म यहाँ पर निकालना है। क्रमित युग्म होता क्या है, इसके लिए हमने 2 समुच्चयों को मान लिया है कि ए समुच्चय हमारे पास ABCD और बी समुच्चय 3 4 5 और 6 हैं। अब इसमें आपको कहता है क्रमित युग्म। क्रमित मतलब क्रम से लिए गए अवयवों से बने युग्म को ही क्रमित युग्म कहते हैं। क्रम से लिए गए अवयवों से बने युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। कैसे लेना है, अगर आप इनसे कहा जाए क्रमित युग्म निकालना है तो क्रमित युग्म ए को 3 के साथ, ए को क्रम से इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका तीसरा, इसका पहला, इसका चौथा, यानी A4, A5 और A6 क्रमित युग्म को इस छोटे से कोष्टक के अंदर कामा लगा करके पहले समुच्चय का अवयव, दूसरा दूसरे समुच्चय के अवयव को लिखा जाता है। जो ये पेयर बनते हैं इन्हें क्रमित युग्म कहा जाता है। समझ बात आ गई? क्रमित युग्म क्या होते हैं? यदि हमारे पास 2 सेट दे रखे हों और उन 2 सेटों के अवयवों को क्रम से बना करके जोड़े बना दिए जाए तो वो जोड़े ही हमारे क्रमित युग्म कहलाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्रमित युग्म के बाद आता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट। तो कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टीजन प्रोडक्ट ही क्रमित युग्म के द्वारा ही बनता है और क्रमित युग्म के सारे अवयव या सारे के सारे क्रमित युग्म को अगर बड़े कोष्टक के अंदर लिख दिया जाए तो वो कार्तीय गुणन बन जाता है। यानी कार्तीय गुणन को A क्रॉस B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कार्तीय गुणन को A क्रॉस B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कार्तीय गुणन में क्या करना है? आपको क्रमित युग्म के ही पेयर लिख देने हैं, सारे के सारे पेयर, तो वो बन जाता है कार्तीय गुणन। जैसे A, 3, A, 4, A, 5, A, 6, B, 3, B, 4, B, 5, B, 6, C, 3, C, 4, C, 5 और C, 6। इस तरीके से ये हमारे पास लिख गया कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन की संख्या मतलब इसमें क्रमित युग्म कितने हो गए? तो इसमें कितने अवयव हैं? 3। इसमें कितने अवयव हैं? 4। तो 3 × 4 यानी 12, तो हो जाएंगे 12। तो कार्तीय गुणन क्रमित युग्म के वो सभी जोड़े हैं जिनको मझले कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है और कार्तीय गुणन को A क्रॉस B द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कार्तीय गुणन को A क्रॉस B = A, B such that
A belongs to A and B belongs to कैपिटल B, यानी A क्रॉस B में वो सभी क्रमित युग्म जो A और B समुच्चयों से मिलकर के बनते हैं कार्तीय गुणन के अंतर्गत आता है। अब इसी कार्तीय गुणन को अगर हम B क्रॉस A लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा, B कामा A सच दैट A belongs to A and B belongs to B, यानी पहले समुच्चय B के अवयव फिर समुच्चय A के अवयव को रखा जाएगा। यानी अगर इसको लिखने की कोशिश की जाए तो B क्रॉस A इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 3A 4A 5A 6A 3B 4B 5B 6B 3C 4C 5C और 6C यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका B क्रॉस A। तो क्या अगर यहाँ से देखा जाए A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A है क्या, है क्या? A 3 और 3A के बराबर है? नहीं है। क्या ये पूरे इसके क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है? नहीं है। जब नहीं है, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी क्रमित युग्म में दोनों का जो कार्तीय गुणन होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है, यानी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब चलते हैं, ये रहा पहले समुच्चय परिभाषा हो गई, समुच्चय किसे कहते हैं, कैसा होता है। क्रमित युग्म क्या होते हैं, हमने बताया कि अगर दो सेट हैं और उनको क्रम से इस तरीके से अरेंज करके लिखा जाए तो वो क्रमित युग्म हो जाते हैं। और कार्तीय गुणन क्या होते हैं, चीज वही अपने पास है कि A B दो सेट हैं और उनको इस तरीके से बड़े मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है तो वो कार्तीय गुणन हो जाता है। क्या कार्तीय गुणन को साठ रूप में इस रूप में भी लिख सकते हैं, मुख्य रूप से इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ये आपका क्या हो गया, कार्तीय गुणन हो गया, यानी A और B के सभी अवयवों का कार्तीय गुणनफल का क्रमित युग्म के रूप में इस तरीके से लिखना है। A सेट A को बिलोंग करता है, B का अवयव सेट B को बिलोंग करता है। इस तरीके से जितने भी पेयर बनते हैं इस मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया तो कार्तीय गुणनफल हो गया। अगर इसको हम उल्टा करें, B को पहले लिख दें, A को बाद में लिखें, तो क्या कार्तीय गुणन दोनों के बराबर आते हैं, तो हमने देखा नहीं आते हैं, तो हमने कह दिया नहीं होते हैं। ये दो तीन चीजें समझ में आ गई हो तो आगे चलें, ना आई हो तो पुनः फिर देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, अब जो मेन टॉपिक अपना है क्या है, संबंध। संबंध क्या होता है, सबसे मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है, संबंध। देखते हैं, संबंध यानी रिलेशन। अब संबंध के लिए बहुत ही सरल और सीधा सा संबंध है इसमें कि आप दैनिक जीवन में अपने घर को उठा लीजिए, घर में जो चार परिवार रहते हैं, चार लोग रहते हैं, चार लोगों का आपस में कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। माता जी होंगे, पिताजी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, तो भाई बहन का अलग संबंध होता है, माता पिता का अलग संबंध होता है, पुत्र और पिता का अलग संबंध होता है। तो घर से भी, एक परिवार से भी संबंध हो सकता है। एक संबंध एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास दो आरिक्त समुच्चय हैं, एक ये दूसरा ये आपको हमने कहा A है, ये आपको हमने कहा B। ये आपको दे दिया गया 2 3 4 5, इसको दे दिया गया 4 6 7 8 9 10। तो अपने पास क्या है, दो सेट हैं। अब इन दो में संबंध की बात करें तो हमें क्या पता कैसा कौन सा संबंध है, A से B में है कि B से A में है। पहली चीज तो ये है। अगर इन दो सेटों में हमें संबंध पूछा जाए तो हम अभी संबंध नहीं बता सकते जब तक कि हमको संबंध दिया ना जाए। अगर हम कह दिया जाए कि ये इसका जो A से B में संबंध है, क्या है, A से B में संबंध है, वो है y बराबर x प्लस 2। ये क्या है, ये आपका संबंध हो गया। क्या हो गया, संबंध हो गया। यानी कहने का मतलब जो y में अवयव हैं
वो x में 2 जोड़ दिए जाए। अगर यहाँ पे 2 में 2 जोड़ा जाए 4, तो 2 का संबंध क्या भैया 4 से। 2 में जोड़ा जाए 3 में जोड़ा जाए 2, 5 नहीं है, 4 5 6, 3 में जोड़ा 5 नहीं है, 4 में जोड़ा जाए 2, 4 2 6, इसका इससे संबंध मिलता है। 5 में जोड़ा जाए 2, 7, इसका इसमें मिलता है। अगर यहाँ पर हम 5 लिख देते तो इसका 3 का 5 से हो जाता। अगर यहाँ पर 6 लिख देते 6 2 8, इसका हो जाता। तो आपको यहाँ पर जो संबंध दिया गया है, संबंध किसमें सेट करना है, 2 अवयव में, 2 सेटों में। ये ए है, ये बी है। ए में कुछ अवयव हैं, बी में कुछ अवयव हैं। ए के अवयव का बी के अवयवों से क्या संबंध है, ये बता रहा है कि वाई बी के अवयव का संबंध x से 2 अधिक है। क्या है, x से 2 अधिक है। ये क्या हो गया, संबंध हो गया। अगर परिभाषा की बात करें, यहाँ परिभाषा कैसे दे सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसको हम, इसके लिए देखते हैं। माना A तथा B 2 कैसे हैं, आरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त समुच्चय हैं। तब R क्या है, माना A तथा B 2 आरिक्त समुच्चय हैं, तब R A से B में क्या रखता है, संबंध रखता है, या संबंध है या रखता है, यदि R is subset of A क्रॉस B। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज तो क्या होना चाहिए, हमारे पास 2 सेट होने चाहिए, वो भी आरिक्त होने चाहिए। हमारे पास 2 सेट हैं, ए और बी, वो कैसे आरिक्त है, उसमें कोई ना कोई अवयव अवश्य है। दूसरी चीज क्या है, तब उसमें कोई एक संबंध होना चाहिए। क्या संबंध दिया हुआ है कि जो बी के अवयव हैं वो x से 2 अधिक है। x से यानी x के अवयव में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो b में होते हैं। 2 में 2 जोड़ा 4, 3 में 2 जोड़ा 5, 4 में 2 जोड़ा 6, 5 में 2 जोड़ा 7। अब ये है नहीं, तो इनका कोई संबंध नहीं है। ये मान के चलो घर में रिश्तेदार आ गए हैं जिनका इनसे कोई संबंध नहीं, ये इनके दोस्त हो गए, इस तरीके से मान सकते हैं। चलिए, तो कहता है कि जो संबंध है वो उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी अभी हमने पढ़ा है कार्तीय गुणन। अगर हालांकि एग्जाम्पल बड़ा ले लिया है मैंने, छोटा होना चाहिए। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम ए क्रॉस बी करने की कोशिश करें यहाँ से, तो 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, 2 का 9 से, 2 का 10 से, इस तरीके से। फिर 3 का 4 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, डट 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 3 का 10 से, 4 का 4 से, 4 का 5 से, डट डट 4 का 10 से। और इस तरीके से करेंगे तो 5 का 4 से, 5 का 5 से, और डट 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 5 का 10 से। इस तरीके से हमारे ए क्रॉस बी आपको यहाँ से निकल कर आएंगे, इतने होंगे। अब ए क्रॉस बी हो गया, ये क्या है, रिलेशन है। अब उसको देखना है, हमको रिलेशन को देखना है कि जो ए से कहाँ हो रहा है, ए से बी में संबंध रखता है। ए के सभी अवयवों का क्या बी में संबंध है, हाँ है। 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 6 से, 5 का संबंध 7 से। तो यानी कहने का मतलब कि 2 यानी सेट ए के सभी अवयवों का सेट बी के अवयवों से संबंध है, लेकिन सभी नहीं के अवयवों से है, सभी से नहीं। सेट ए के सभी अवयवों का सेट बी के अवयवों में संबंध है। तो कैसा है, तो हम निकाल लेते हैं आर। क्या निकलेगा, 2 का किससे संबंध है, 2 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 6 से, और 5 का 7 से। तो केवल और केवल ये जो आपके पास निकल के आया एक संबंध, कैसा संबंध, y बराबर x प्लस 2 एक संबंध है। y b के अवयव है, x a के अवयव है। जब a में 2 जोड़ा जाता है तो y में मिल जाता है, यानी a का संबंध b से है, कैसा है, 2 प्लस ज्यादा का संबंध है।
2 प्लस ज्यादा का संबंध है। जब 2 प्लस ज्यादा का तो हमने देख लिया, 2 का किससे होगा 4 से होगा, 3 का 5 से होगा, और 4 का 6 से होगा, और 5 का 7 से होगा। तो वही हमने लिख दिया। A क्रॉस B कितने कार्तीय गुणन है उसको हमने लिख दिया। इसके बाद जो संबंध किसका किससे है हमने लिख दिया, 2 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 6 से और 5 का 7 से संबंध है। ये हमारे पास 2 आ गए। परिभाषा क्या कहती है, माना A तथा B 2 आरिक्त समुच्चय है, तब R A से B में संबंध रखता है यदि R उप समुच्चय है A क्रॉस B का। यानी R के जो संबंध हैं वो A क्रॉस B में है क्या, 2 4 है क्या, हाँ है, 3 5 है क्या, देखो भाई 3 5 है, हाँ है, 4 6 है क्या, 4 5 बाद आगे 4 6 मिलेगा, हाँ है, 5 7 है। यानी कहने का मतलब है कि R आपका उप समुच्चय है किसका, A क्रॉस B का। इस संबंध को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कह दिया 2 का 4 से संबंध है तो 2 रिलेशन ऑफ 4, 2 का 4 से संबंध है। अब लिख दिया गया क्या, 3 5 यानी 3 का 5 से, तो रिलेशन ऑफ 5 ऑफ 3 यानी 3 का 5 से संबंध है। अब लिख दिया जाए 2 का 10 से है क्या, 2 का 10 से नहीं है, 2 का 8 से नहीं है, तो फिर लिखा सकता है 2 रिलेशन 10 इक्वल टू नहीं है, तो नॉट लगा दिया गया। तो अब ये कह रहा है कि रिलेशन है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 5 से है, 4 का रिलेशन 6 से है, 5 का रिलेशन 7 से है। अब 2 का रिलेशन 10 है क्या, एरो लगा है क्या, नहीं लगा, नहीं है, तो हमने उसको नॉट लिख दिया। तो संबंध को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है या किया जाता है। अब परिभाषा समझ में आ गई, संबंध क्या होता है। संबंध के लिए कम से कम 2 समुच्चयों का, 2 वस्तुओं का या 2 से अधिक वस्तुओं का होना जरूरी है, और उनके बीच में एक निश्चित संबंध का मालूम होना जरूरी है, तब हम उसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये आपको सवाल में दिया जाएगा। इतनी सी बात के बाद इसमें जो ये संबंध की बात हो गई, समझ में आई। फिर से एक बार, सेट के लिए या संबंध के लिए हमें 2 चीजों का होना अनिवार्य है। 2 सेट हम ले लेते हैं। माना A व B कैसे 2 आरिक्त समुच्चय हैं, तब R यानी इन 2 में से, इनमें से A से B की ओर कोई संबंध कितना दे रखा है, ये दे रखा है, संबंध है। तब हमने लिख दिया, तब R A से B में संबंध रखता है यदि R A क्रॉस B का सबसेट है। यानी जो संबंध रखते हैं वो इन दोनों के कार्तीय गुणन, यानी इन कार्तीय गुणन के समुच्चय में हैं। यानी जो R जो संबंध रखता है, कौन, 2 4 से, 3 5 से, ये संबंध रखता है। ठीक, किसमें, A क्रॉस B क्या है, कार्तीय गुणन है। तो कार्तीय गुणन का जो हमारे पास एक सेट मिलता है, उस सेट में क्या ये रिलेशन वाले हैं, कहा हैं, तो ये संबंध रखता है, नहीं होते तो नहीं रखता है। अगर नहीं, जैसे इस तरीके से 2 10 का कोई संबंध नहीं है तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। 3 का 5 से है तो उसको 3 और 5 लिख दिया, यानी 3 का संबंध 5 से है। संबंध को इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात रही संबंध की। इसी में देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज, अगला टॉपिक की बात करते हैं, वो है क्या, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। यानी डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये प्रांत, परिसर, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। सीधी सी बात करें, प्रांत वे होते हैं जिनका संबंध समुच्चय B में होता है। A के सभी अवयव, जैसे हमने अभी बताया था कि A ये है और B ये है, ये A हो गया और ये B हो गया। इसमें 1 2 3 हमने ले लिया, इसमें 2 3 4 5 ले लिया, हमने कहा ये A हो गया, ये B हो गया। अब इनमें कोई ना कोई संबंध आपको दिया होगा, 8 संबंध दिया है, क्या आएगा, B बराबर A + 1 का।
कहने का मतलब यानी ए में 1 में जोड़ो 2 का, इसका 2 का, इसका 3 का, इसका 4 का संबंध दे रखा है। इस तरीके से आपको ये संबंध दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है, b बराबर a+1, यानी सेट A के अवयव में से एक जोड़ दिया जाए, जो दो b में मिलेंगे उनके साथ इनका एक संबंध है, बाकी नहीं मिलेगा तो संबंध नहीं है। हमें ये मालूम हुआ पहले से ही, अगर संबंध दिया हुआ नहीं दिया तो बात दूसरी थी। तो अब इसमें पूछता क्या है, डोमेन क्या है भैया। तो हम लिखेंगे डोमेन A के वे अवयव, A के समस्त वे अवयव जिनका संबंध B में होता है। A के समस्त वे अवयव जिनका संबंध B में होता है। A के अवयव कौन से हैं, 1 2 3 है, इनका संबंध B में है क्या, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से है। तो A के सभी अवयव का संबंध B में है क्या, हाँ है। जब है तो A के समस्त वे अवयव जिनका संबंध B में है क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। तो इसकी बात की जाए तो प्रांत क्या निकलेगा यहाँ से, यानी A के समस्त वो अवयव, तो 1 2 3 इस तरीके से निकल आएगा। ठीक। अब परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है B के वे अवयव जिनका संबंध A से होता है। B के वे अवयव जिनका संबंध A से होता है, A के अवयवों से होता है, वो कहलाता है परिसर। 2 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 2 से, 4 का संबंध 3 से, तो ये क्या हो गया, परिसर हो गया। परिसर क्या हो गया, मतलब B के वे अवयव, B के वे अवयव जिनका संबंध A से है वो कहलाते हैं परिसर, यानी रेंज, यानी 2 3 4, ये इसका हो गया परिसर। बात समझ में आई। अब सह प्रांत क्या होते हैं, सह प्रांत वे होते हैं B के वे समस्त अवयव, ठीक है ना, यानी B के वे समस्त अवयव जो B में होते हैं वो कहलाते हैं सह प्रांत। यानी इसकी बात की जाए सह प्रांत की, सह प्रांत वो होगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। बात समझ में आ गई, नहीं है, फिर से एक बार। प्रांत हमारे पास 2 सेट हैं जिनमें एक संबंध दे रखा है। हमने इसको इस तरीके से बनाया कि 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, यानी A के समस्त अवयव का संबंध B से है क्या, हाँ है। चलिए ठीक। अब B के कितने अवयव या B के कुछ अवयवों का संबंध A से है क्या, हाँ है। ठीक। अपने पास प्रांत क्या होता है कि सेट A के वे अवयव, प्रांत की बात कर रहे हैं, सेट A के वे अवयव जिनका संबंध B से होता है या B के अवयव से होता है। तो A के अवयव क्या है, 1 2 3, B के अवयव क्या है, 2 3 4 5। संबंध क्या दे रखा है, B बराबर A प्लस, क्या दे रखा है, B बराबर A+1 दे रखा है। यानी B क्या है, B के अवयव का है, A क्या है, A के अवयव क्या है। जब A के अवयव में एक जोड़ दिया जाता है तो B का अवयव प्राप्त होता है। हमने यहाँ पर A के अवयव को तो रखना प्रारंभ किया, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, A में 3 ही अवयव थे। तो परिभाषा क्या निकल के आती प्रांत की कि A के वे अवयव जिनका संबंध B से होता है क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो A के अवयव क्या है, 1 2 3 है, इनका संबंध B में है क्या, हाँ है। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से। A के समस्त अवयव जिनका संबंध B से होता है A के प्रांत कहलाते हैं, यानी प्रांत कहलाते हैं। तो प्रांत पर निकल के आया, बात समझ आ गई। इसी तरह परिसर क्या होते हैं, B के वे अवयव जिनका संबंध A से होता है, B के वे अवयव 2 3 4 इनका संबंध A से है तो परिसर हो गया। क्या, B के वे अवयव जिनका संबंध A से होता है परिसर कहलाता है। तो परिसर निकल आए। अब सह प्रांत, सह प्रांत क्या होता है, हमारे पास 2 सेट हैं, उन 2 सेट में से जो B के अवयव हैं, B के समस्त अवयव क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ये 3 चीजें, प्रांत, परिसर और सह प्रांत, समझ में आ गई। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, A B C ले लो, 2 3 4 ले लो, बना लीजिएगा। A के समस्त अवयव प्रांत, B के वे अवयव जो A के साथ संबंध रखते हैं परिसर,
बी के समस्त अवयव सह प्राण। बना लो, एग्जाम्पल निकालते रहो, आ जाएगा समझ में। इस तरीके से क्या पढ़ा? समुच्चय, समुच्चय के बाद कार्तीय युग्म, कमित युग्म, कार्तीय गुणन, संबंध, संबंध के बाद प्रांत, परिसर, सह प्रांत। इतने टॉपिक्स हो गए। फिर चलते हैं संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। सामान्य टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध के जो प्रकार की बात की जाती है, संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक रिक्त संबंध होता है और एक सार्वत्रिक संबंध होता है। क्या होता है? रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं इम्पिटी या सॉलिड, इम्पिटी रिलेशन। और एक होता है सार्वत्रिक संबंध, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। रिक्त संबंध क्या होता है? जिसमें किसी का कोई संबंध ही ना हो। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक सेट है ए, बी और सी। इसमें संबंध दे रखा है कि ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। तो आपसे कह दिया जाए ए रिलेशन ऑफ ए। इसमें तो संबंध है ए का एक, ए बी का एक पिता है, ये तो संबंध दिया हुआ है। आपसे कह दिया जाए ए रिलेशन ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है, ये इसका पिता है, तो क्या ए का पिता होगा? नहीं होगा, ये रिक्त हो गया। कैसा हो गया? ये रिक्त हो गया। और सार्वत्रिक की जब बात की जाती है, तो अगर आपके पास कोई रिलेशन है, इसका मान ए क्रॉस बी है, ये आपका सार्वत्रिक हो जाता है, यानी ये यूनिवर्सल होता है। दो सेट हैं, अगर उनका कार्तीय गुणनफल निकाला जाए और उनमें संबंध देखा जाए, जो संबंध दिया गया है, तो उसमें मिल जाते हैं कमित युग्म, और ये कहा जाता है कि ये जो है इसका एक संबंध रखता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मिलता है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी बी ए का बी से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है। ये पिता पुत्र का है, पुत्र पिता का है। लेकिन ए क्या है? ये पिता है किसका? बी की जगह रख दे इसको ए को, तो ए का पिता होगा क्या? ए का पिता है क्या? ये इसका पिता है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या है? इम्पिटी है, खाली है, इसमें कोई संबंध नहीं। ये तो क्या हो गया आपका? रिक्त संबंध या रिक्त संबंध। ये हो गया सार्वत्रिक संबंध। अब देखते हैं आगे, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब आता है तुल्यता संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। आपसे इसको समझने से पहले चीज को समझो। जब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए क्या इनमें तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो तुल्यता संबंध को स्थापित करने के लिए तीन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। वो तीन चीजें क्या है? नंबर एक, स्वतुल्य संबंध। नंबर दो, सममित संबंध।
नंबर तीसरा संक्रामक संबंध। ये इन चीजों का होना आवश्यक है। स्वतुल्य संबंध का मतलब खुद से खुद का संबंध। जैसे मान लिया जाए, माना कि स्वतुल्य संबंध के लिए कोई एक सेट ये है, ये ए और ये बी और ये सी। ए का बी से संबंध है, बी का सी संबंध है, बी सी का पिता है, ए बी का पिता है। इस तरीके से हमने मान लिया संबंध दे रखा है, ये हमने मान लिया, ये संबंध दे रखा है। क्या बी सी का पिता है, ए बी का पिता है, तो सी ए का नाती हुआ और सी और ए सी का दादा हुआ। इस तरीके से मान के चलो कोई संबंध दे रखा है और आपसे कहा जाए ये तुल्यता संबंध रखता है क्या, तो तुल्यता संबंध रखने के लिए हमको तीन, ये स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध को सिद्ध करना पड़ेगा। ये सिद्ध कैसे देखिए। अब जैसे कोई दूसरा दे रखा है, ये P Q R, ये तीन चीजें दे रखी है और ये कह रहा है P समांतर Q समांतर R, यानी कैसी है P Q R, ये समांतर रेखाएं हैं। इस तरीके से देती है। अब C आपको कोई दे रखा है L M N और कह दिया जाए कि L लंब है यम पर और यम लंब है यन पर। इस तरीके कोई संबंध दे रखा है। कई संबंध दिए, आपको संबंध दिए जाएंगे, फिर आपको बताना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है, ये सम्मित है कि नहीं है, ये संक्रामक है कि नहीं है। इसके लिए स्वतुल्य के लिए जो हम काम करते हैं वो मान लेते हैं कि इस सेट में से कोई एक अवयव हम ले लेते हैं। मान लिया हमने ए लिया, इस बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि अवयव ए, सेट ए से हमने एक अवयव ले लिया है और इसमें हम संबंध देखना चाहते हैं। क्या रिलेशन ए बिलोंग्स टू ए, एक संबंध है। या इसको लिखो ए रिलेशन ए, इस तरीके से सबसे बढ़िया। अब हम चलते हैं इधर की ओर। ए क्या है, पिता है बी का, ए क्या है, दादा है सी का। तो क्या ए खुद का पिता होगा क्या? नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये समतुल्य स्वतुल्य नहीं होगा। बिल्कुल सीधा सा सरल, जो आपको सेट दे दिया गया हो और जो आपको संबंध दे दिया गया हो, उस संबंध को सीधे अप्लाई करना है दिमाग लगाकर। जैसे ये संबंध आपको दिया है कि ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए का सी संबंध होगा क्या? हाँ होगा। काहे का? ए सी का दादा होगा। मतलब सब ए बी सी का आपस में एक संबंध है और हम स्वतुल्य मतलब स्वयं में एक संबंध ढूंढना चाहते हैं। ए का ए के साथ कोई संबंध है क्या? देखो अब संबंध क्या है, ये संबंध क्या है? एक संबंध जो शब्द है वो पिता है। अगर यहाँ पर ए की जगह हम बी रिलेशन बी लेते हैं, इसका मतलब है बी क्या बी का पिता है ना? अच्छा, अब यहाँ कहते बी सी, अब क्या बी सी का पिता है? हाँ है। अब कह दिया बी 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 रिलेशन बी, यानी बी बी का पिता है? नहीं। तो जब शब्द निकले नहीं तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा और बताएंगे कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, स्वयं में एक संबंध स्थापित करना। अगर वो संबंध, अगर यहाँ चले, इसकी ओर चले या इसकी ओर चले, कह रहे पी क्यू के समांतर है, पी क्यू के समांतर है, क्यू आर के समांतर है, पी आर के समांतर है। सब एक संबंध है, शब्द क्या लगा हुआ है? संबंध का समांतर। ये क्या है? रिलेशन हो गया। पी का क्यू के साथ संबंध है, किससे? समांतर का। क्यू का आर के साथ संबंध है, किसका? समांतर का। तो सब समांतर का संबंध है। तो अब यहाँ देखें पी आर पी, चेक करो जरा भाई, पी समांतर है पी के, तो हमें मालूम होता है कि समांतर रेखा स्वयं में समांतर होती है। हाँ ये है,
क्यू समांतर क्यू के है क्या? हाँ है, क्योंकि क्यू एक समांतर रेखा है और समांतर रेखा स्वयं में समांतर होती है। आगे चलते हैं। अब बात आता है सममित के लिए। सममित के लिए दो शब्दों को यानी दो अवयवों को हमें लेना है, ए कामा बी इज बिलोंग्स टू ए। इसके लिए देखना होता है ए का संबंध जो बी से है वही बी का संबंध ए से है क्या? अगर हाँ है तो सममित होगा। तो संबंध कैसा होगा? सममित होगा, और नहीं है तो सममित नहीं होगा। ये ध्यान रखें। पहली चीज, अपने पास हमने कई सेट ले रखे हैं इस तरीके, ये सेट ले रखा है, ए ले रखा है, ये बी ले रखा है और ये सी ले रखा है। इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं। पहले इसमें चेक कर लेते हैं, ए क्या है? बी का पिता है। ए बी का पिता है, तो क्या बी ए का पिता होगा? नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल गलत है, ये संबंध नहीं है। इसमें चलते हैं। अब कह दिया P रिलेशन Q बराबर होगा Q रिलेशन P, बिल्कुल होगा, क्योंकि दूसरे वाले में जो संबंध है वो समांतर का है। P Q के समांतर है तो Q P के समांतर होगा, Q R के समांतर है तो R Q के समांतर होगा, और P R के समांतर है R P के समांतर होगा। समांतर में तो ये लागू होता है, तो कहेंगे ये संबंध रखता है और ये संबंध नहीं रखता है। इसकी बात कर लें लंब की। अगर मान लिया जाए यल रिलेशन यम, यल ये रेखा यल है, ये यम है, तो यल रेखा यम पर लंब है तो यम भी तो यल पर लंब है। हाँ है, सत्य है। अब आपसे कह दिया जाए कि ये जो पहले हम देख लीजिए इसको लगा करके, यल आर यल, यानी एक जो रेखा है वो स्वयं पे लंब है क्या? नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। लेकिन अगर दो रेखाएं में ले रखी है यल और एम, ये एक दूसरे पर लंब है, तो यदि यल एम पर लंब है तो यम भी एल पर लंब होगा, वहां पर ये सममित होगा। अब बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए तीन अवयव लेते हैं, ए बी और सी इज बिलोंग्स टू ए। यानी हमारे पास जो सेट ए दे रखा था उसके तीन अवयव लेते हैं, और तीन अवयवों में संबंध इस प्रकार का होता है कि जो ए से बी का है, जो बी से सी का है, वही सी ए से सी का है क्या? यदि है तो संक्रामक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बस क्या करें? जो रिलेशन ए का बी से है, कामा जो बी का रिलेशन सी से है, वही रिलेशन ए का रिलेशन सी से है क्या? देखिए ये दो चीजें आ गई, अंदर अंदर वाली, बाहर बाहर वाली आ गई। तो ए का रिलेशन सी से है क्या? अगर है तो वो संक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कैसे देखते हैं? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो क्या ए सी का पिता होगा? अरे ना 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 ना, पिता नहीं, क्या होगा? ए सी का दादा होगा, मतलब इनका रिलेशन काम नहीं कर रहा है, अतः ये संक्रामक नहीं होंगे। बात समझ में आई? नहीं है। चलते इसके पास, इनसे मिलो। ये क्या कहते हैं भाई? लागू होता है क्या? P रिलेशन, इसको लिख देते हैं हम लोग, P रिलेशन Q का P से Q के साथ जो संबंध है वही Q का R के साथ है क्या? R, और वही P R रिलेशन R है क्या? हाँ है। क्यों? P का संबंध Q से समांतर का है, Q का संबंध R से समांतर का है, तो P का संबंध R से भी समांतर का होगा। हाँ है, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? संक्रामक होगा। जब हम किसी सवाल में ये देख लिया कि कह रहा है कि इसमें तुल्यता संबंध स्थापित कीजिए, ये तुल्यता संबंध रखता है कि नहीं रखता है। अब रखता है तो कैसे रखता है? हम देख रहे हैं कि तुल्यता संबंध के लिए हमें तीन चीजों का होना अनिवार्य है। पहला, स्वतुल्य संबंध का होना। सबसे पहले जो भी हमें सेट दिया होगा और जो भी संबंध दिया होगा उससे ये पता लगाएंगे यह स्वतुल्य है कि नहीं है। यदि उत्तर यस में आता है कि नहीं, यहाँ है, तो हम कह देंगे तुल्यता संबंध स्वतुल्य होगा। फिर इसके बाद दूसरा, सममित सिमेट्रिकल रिलेशन, इसको लगा देंगे। जब इसमें क्या लगना है? दो चीजों को रखना है। जो संबंध ए से बी का होता है वही बी से ए के साथ में है तो सममित होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात और सरल सी बात। तीसरे पे आते हैं,
संक्रामक की। इसमें क्या करना है, 3 अवयव को लेना है। जो संबंध ए का बी से होगा वही बी से सी का होगा। तो क्या ए का संबंध वही सी से है क्या? यदि है तो संक्रामक, और नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। अगर मान लो कि तीनों में स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है और सब में है तो तुल्यता संबंध रखता है। मान लो धोखे से कोई एक बोले हम नहीं है तो फिर तुल्यता संबंध नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में यही है। तुल्यता संबंध के लिए यदि ये तीनों चीजें यस तो यस, 3 में से कहा नो तो फिर नो, कोई तुल्यता संबंध नहीं रखता है, ये कह देंगे। अतः ये संबंध तुल्यता संबंध नहीं रखता है। चलते थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, हालांकि वो है नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी जानकारी थोड़ी सी रखते हैं। अब आता है क्या, प्रतिलोम संबंध। टॉपिक छोड़े नहीं, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। हम मान लेते हैं कि अपने पास सेट ए ये है, सेट बी ये है, ठीक, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ए का बी से, बी का सी से, सी का 4 से यह संबंध है। तो हम लिख सकते हैं कि संबंध किसका दिया, ए से 2 का, ठीक, और बी का 3 से और सी का 4 से, ये संबंध है। यानी कहने का मतलब सीधी सी जगह प्रतिलोम संबंध की अगर हम परिभाषा को लिखना प्रारंभ करें तो परिभाषा यही लिखा था, माना ए व बी 2 आरिक्त समुच्चय हैं, तब आर ए बी में संबंध रखता है, आर ए बी में संबंध रखता है, ठीक है। तो तब आर इनवर्स संबंध होगा, तब आर इनवर्स क्या होगा, बी से ए में संबंध होगा। किस तरीके से, देखिए नई बात समझ में। माना ए व बी 2 आरिक्त समुच्चय कैसे हैं, आरिक्त समुच्चय है। तो आर ए से बी में क्या है, संबंध है। तो आर इनवर्स प्रतिलोम संबंध क्या होगा, प्रतिलोम संबंध बी से ए में होगा। कैसा होगा देखते हैं। ये क्या है, ए से बी में संबंध है भैया, अब हमें बी से ए में निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स कैसा हो जाएगा, 2 कामा ए, 3 कामा बी, 4 कामा सी, ये आर इनवर्स। इसका उल्टा, ए से बी में संबंध है, हमें निकालना है क्या, बी से, तो इसका जस्ट घूम गया, उल्टा हो गया, यानी प्रतिलोम हो गया। अगर इसको इस तरीके लिखा जाए, यानी ए का संबंध 2 से, बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 4 से, तो इनवर्स कैसे लिखेंगे, 2 का इनवर्स 1 से, 3 का इनवर्स बी से और 4 का इनवर्स आर इनवर्स 3 से। तो जस्ट मतलब प्रतिलोम संबंध बी से ए की ओर हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कि 2 समुच्चय दे रखे हैं, कैसे, अतिरिक्त समुच्चय हैं, आर एक संबंध है, कहाँ से, ए से बी में है, तब आर इनवर्स इसका प्रतिलोम संबंध कहाँ होगा, बी से ए की ओर होगा। कैसे होगा, ऐसे होगा। ये हो गया आपका प्रतिलोम संबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। इस लेसन की लास्ट टॉपिक उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या।
उप समुच्चयों की संख्या का मतलब होता है कि हमारे पास मान लिया जाए कि 2 सेट दे रखे हैं, ए बराबर ए बी सी डी ई, इतने दे रखे हैं, और एक सेट बी दे रखा है 3 4 5 6 7, ये दे रखे, ये आपको दे रखे 2 सेट दे रखे। हम मान लेते हैं कि सेट ए में m अवयव है, सेट बी में n अवयव है। सेट ए में m अवयव है, सेट बी में n अवयव है। आपसे कहा जाता है क्या कि संख्या बताइए सबसे पहले किसकी, a क्रॉस b की, यानी कार्तीय गुणन की संख्या क्या होगी। तो अपन सीधी सी बात, जितने अवयव इसके उतने अवयव इसके डायरेक्ट गुणा, यानी m इंटू n, यानी इनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n होगी। अब आता है इनके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर m इंटू, किसमें, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या लिख देंगे, a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये इस चैप्टर का यानी संबंध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें कि सेट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होते हैं, क्रमित युग्म क्या होता है, संबंध क्या होता है और संबंध कैसे निकालते भी हैं, है ना। इसमें स्वतुल्यता की सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कैसे संबंध स्थापित करना पड़ता है और इनके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, प्रतिलोम संबंध क्या होते हैं। ये जो टॉपिक रहे इसके बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। जब आपको ये जानकारी होगी, इतनी चीजें जितनी आपको हमने बता दी हैं, यदि आपने इसको एक बार 2 बार कायदे से देख लिया तो मेरी गारंटी है कि चैप्टर आपको बहुत ही स्मूथ, आसानी और सरल तरीके से समझ में आने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट पे हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और ना समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं कि समझ में नहीं आ रहा है।